हमने अपने पिछले वीडियो में यूटिलिटी को पढ़ा था। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र को पढ़ेंगे। उदासीनता वक्र को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे। तो मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में निहित मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए हिग्स एवं एलन ने अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक विचारधारा प्रस्तुत की, जिसे उदासीनता वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। सबसे पहले हिग्स ने 1939 ईस्वी में अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में उदासीनता विश्लेषण को विस्तार से व्याख्या किया। चलिए समझते हैं उदासीनता वक्र आखिर है क्या। तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जहाँ पर उपभोक्ता अपने विभिन्न वस्तुओं के संयोगों का एक बिंदु पर प्राप्त करता है, जहाँ पर वह संतुलन की अवस्था में होता है। इंडिफरेंस कर्व में आज हम इसके मीनिंग को जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, एमआरएस, बजट सेट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम केवल इस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व को जानेंगे, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता और एमआरएस को जानेंगे। चलिए हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। इसकी परिभाषा को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिनमें प्रमुख अर्थशास्त्री जेके इष्टतम हैं। इनके अनुसार यह वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदुपथ है जिनके बीच व्यक्ति उदासीन रहता है, और इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। ऐसा जेके का मानना है कि उदासीनता वक्र उन वस्तुओं के संयोगों का बिंदुपथ है जहाँ पर व्यक्ति उदासीन रहता है, और इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। ऐसा जेके इष्टतम का मानना है। एक अर्थशास्त्री मेयर भी हैं। मेयर के अनुसार तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों की सूची होती है जो किसी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देती है। ऐसा प्रोफेसर मेयर्स का मानना है। हमने तटस्थता वक्र के परिभाषा को जाना। अब हम तटस्थता वक्र को एक रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। तटस्थता वक्र वस्तुओं की मात्राओं के विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ है जिनसे एक समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता उनके बीच उदासीन रहता है। यहाँ पर एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसी कारण इसे समान उपयोगिता वक्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र में एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और वाई अक्ष पर वाई वस्तु है। देख रहे हैं संयोग ए बी सी डी है। ए संयोग पर वस्तु एक्स की मात्रा 1 इकाई और वाई की मात्रा 15 इकाई है। वस्तु एक्स जो है एक्स अक्ष पर 2 इकाई तो वाई अक्ष पर 10 इकाई। बी संयोग पर ऐसा होता है। सी संयोग पर एक्स वस्तु की मात्रा 3 इकाई और वाई वस्तु की मात्रा 6 इकाई है। डी संयोग पर एक्स वस्तु की मात्रा 4 और वाई वस्तु की मात्रा 3 है। संयोग ए बी सी डी बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया गया है, जिनमें एक्स व वाई की मात्राएं क्रमशः हम कह सकते हैं। ए पर जो है एक्स की मात्रा 1x और प्लस वाई की मात्रा 15y, और फिर बी संयोग पर 2x प्लस 10y यानी x की मात्रा 2 और y की मात्रा 10। संयोग सी पर x की मात्रा 3, y की मात्रा 6 यानी 3x प्लस 6y। संयोग डी पर x की मात्रा 4x और y की मात्रा 3y है यानी 4x प्लस 3y। अब हम इंडिफरेंस मैप यानी उदासीनता मानचित्र को समझते हैं। जब रेखाचित्रों पर एक से अधिक उदासीनता वक्र बनाए जाते हैं तब उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। हम इस रेखाचित्र में देख भी रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वस्तु x है और y अक्ष पर वस्तु y है। यहाँ पर 4 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3, IC4। एक से अधिक उदासीनता वक्र है, अतः इसे इंडिफरेंस मैप कहेंगे। अब हम इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं को समझते हैं। पहला है इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे गिरता है। हम
एक रेखाचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व IC है जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिर रही है। संयोग A और B है, जो संयोग A से B होने पर Y वस्तु की घटाकर X वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है, जिससे इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है। यह पहली विशेषता हुई, इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे गिरता है। दूसरा विशेषता है, इंडिफरेंस कर्व ऊपर उठते हुए नहीं हो सकती। चूँकि ऊपर उठते हुए इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकती, इसके लिए हमने एक रेखाचित्र बनाया है। इस रेखाचित्र में 45 डिग्री से होते हुए एक इंडिफरेंस कर्व रेखा खींचा है। हमने A संयोग और B संयोग को दर्शाया है। जब A संयोग पे था तो वस्तु X की ON मात्रा और Y वस्तु की OP मात्रा थी। लेकिन जैसे ही संयोग B हुआ तो उपभोक्ता X वस्तु और Y वस्तु की मात्राओं को बढ़ाते हुए उसकी X वस्तु की बड़ी मात्रा ON1 और Y वस्तु की बड़ी मात्रा OP1 हो जाती है। इंडिफरेंस कर्व की विशेषता होती है, चूँकि हमने अपनी परिभाषा में ही देखा था कि इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। जब उपभोक्ता A बिंदु पर है तो उसे X और Y वस्तु की क्रमशः ON और OP मात्राएं मिल रही हैं। लेकिन जब संयोग B है तो उसे X वस्तु की ON1 और Y वस्तु की OP1 मात्रा मिल रही है, यानी अधिक मात्राएं X और Y की मिल रही हैं। और इंडिफरेंस कर्व की विशेषता होती है कि उसके हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन देख रहे हैं जब B संयोग है तो वस्तुएं अधिक मिल रही हैं, जिससे इस पर अधिक संतुष्टि मिलेगी B संयोग पर और A पर कम मिलेगी। अगला विशेषता है, इंडिफरेंस कर्व लंबवत नहीं हो सकता। इसके लिए हमने एक रेखाचित्र बनाया है। इस रेखाचित्र में इंडिफरेंस कर्व Y अक्ष के समांतर है, जिस पर वस्तुओं के दो संयोग A और B हैं। जब संयोग A था तो X अक्ष पर X वस्तु ON और Y अक्ष पर Y वस्तु OP मिल रहा था। लेकिन जैसे ही संयोग B हुआ, Y वस्तु की मात्रा Y अक्ष पर बढ़ी और कुल मात्रा Y अक्ष पर Y वस्तु की OP1 हुई, और X अक्ष पर X वस्तु की मात्रा पूर्ववत ही है ON। संयोग B हुआ तो वस्तुओं की मात्राएं बढ़ी, यानी उपभोक्ता को अब अधिक वस्तुएं मिल रही हैं संयोग A के अपेक्षा। चूँकि इंडिफरेंस कर्व की विशेषता होती है कि उसके हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। यहाँ पर वह विशेषता इंडिफरेंस कर्व की इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, क्योंकि B संयोग पर उसे वस्तुएं अधिक मिल रही है और उपभोक्ता की प्रवृत्ति होती है कि जब उसे अधिक वस्तुएं मिलेगी तो अपने आप को वह अधिक संतुष्ट पाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व लंबवत नहीं हो सकता। अगला विशेषता है, इंडिफरेंस कर्व क्षैतिज नहीं हो सकता। इसके लिए हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया है जो X अक्ष के समांतर है। जब संयोग A था तो X अक्ष पर X वस्तु की कुछ मात्राएं मिल रही थी और Y अक्ष पर Y वस्तु की कुछ मात्राएं मिल रही थी। जैसे ही संयोग B हुआ, X अक्ष पर X वस्तु की मात्रा बढ़ी और Y अक्ष पर Y वस्तु की मात्राएं पूर्ववती हैं। देख रहे हैं कि वस्तुएं अब अधिक मिल रही हैं X अक्ष पर X वस्तु की B संयोग होने पर। चूँकि इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर समान संतुष्टि होती है, क्योंकि जब वस्तुएं अधिक मिलेगी B पर तो उसे अधिक संतुष्टि मिलेगी A की अपेक्षा। चूँकि इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर समान संतुष्टि होनी चाहिए, तभी वह इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं को संपूर्णतः संतुष्ट करेगा। आगे है, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए मूल बिंदु के। चूँकि इसके लिए हमने एक रेखाचित्र बनाया है जो इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के कन्वेक्स है। इसके लिए हमने A1, A2, A3, A4 संयोग माना है जो इंडिफरेंस कर्व IC है। जब A1 पर था संयोग तो X अक्ष पर X वस्तु की 1 इकाई और Y अक्ष पर Y वस्तु की 4 इकाई। जब संयोग A2 हुआ तो
x अक्ष पर x वस्तु की दूसरी इकाई और y अक्ष पर उसे y वस्तु की दूसरी इकाई मिल रही है, 2 इकाइयाँ मिल रही हैं। A3 पर ऐसे होने पर घटता है, यानी y वस्तु की मात्राएं घटता है और x वस्तु की मात्राएं बढ़ता है। फिर A4 संयोग होता है तो y वस्तु की मात्राएं घटता है और x वस्तु की मात्राएं बढ़ाता है। इस प्रकार x वस्तु की दूसरी, तीसरी, चौथी इकाइयों के लिए उपभोक्ता y वस्तु की क्रमशः A1 B1, A2 B2 व A3 B3 छोड़ रहा है, जो इस रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। चूँकि A1 B1 इज ग्रेटर देन A2 B2 है, रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ भी सकते हैं, और A2 B2 इज ग्रेटर देन A3 B3, इसलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वह कन्वेक्स होता है मूल बिंदु के। अगला विशेषता है तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी काटती नहीं। इस रेखाचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। यहाँ पर हमने 2 तटस्थ वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व IC1 IC2 बनाया है, जो इसका कटान बिंदु P है, और IC1 पर हमने एक संयोग P1 और IC2 पर एक संयोग P2 लिया है। हम P पर से हमारी इंडिफरेंस कर्व IC1 और IC2 गुजर रही है, तो हम गणितीय माध्यम से कह सकते हैं P बराबर P1 और P बराबर P2। जब P बराबर P1 और P बराबर P2 होगा तो स्वाभाविक रूप से गणित कहता है कि P1 बराबर P2 होगा, जो इस इंडिफरेंस कर्व से यह लागू नहीं होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम इस रेखाचित्र के माध्यम से यही परिणाम निकलेगा कि P बराबर P1 और P बराबर P2 है तो P बराबर P2 के होगा, लेकिन ऐसा इस रेखाचित्र में नहीं है। अब हम ह्रासमान या घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जानेंगे। चलिए समझते हैं। एक उपभोक्ता जब अपने उपभोग में x वस्तु की इकाई को बढ़ाता है तो नए संयोग से पहले के बराबर संतुष्टि प्राप्त करने के लिए y वस्तु की इकाई को घटाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम जानना चाहें तो बढ़ी हुई मात्रा से उसे जितनी अधिक संतुष्टि मिल रही है उतनी ही संतुष्टि कमी की गई यानी घटाई गई वस्तु से होनी चाहिए। अर्थात x वस्तु की बढ़ाई गई मात्रा और y वस्तु की घटाई गई मात्रा से मिलने वाले संतोष बराबर होने चाहिए। यदि x वस्तु की बढ़ाई गई मात्रा डेल्टा x और y वस्तु की कमी की गई मात्रा डेल्टा y हो तो डेल्टा x यानी बढ़ी हुई मात्रा और डेल्टा y जो घटी हुई मात्रा, इन दोनों से मिलने वाले संतोष बराबर होने चाहिए। यदि हम लेब्टविच के शब्दों में जानना चाहें तो x वस्तु की y के लिए MRS y वस्तु की वह मात्रा है जिसका x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर रहता है। यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है जो इसमें संयोग दिए हुए हैं और x गुड्स और y गुड्स दिए हुए हैं और MRS दिया हुआ है। MRS का एक फार्मूला होता है जो लेब्टविच ने इसे दिया था। MRS इक्वल टू y वस्तु की कमी की गई मात्रा और x वस्तु की वृद्धि मात्रा। यदि y वस्तु की कमी की गई मात्रा डेल्टा y और x वस्तु की वृद्धि मात्रा डेल्टा x हो तो यदि C बिंदु पर हम MRS जानना चाहें तो y वस्तु की कमी की गई मात्रा हमारी 5 है, चूँकि 20 से 15 हो गया है, और x वस्तु की वृद्धि मात्रा 1 है क्योंकि 1 से अब 2 हो गया है, तो वृद्धि मात्रा 1 ही है, 2 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा हमारा। तो MRS इक्वल टू 5/1 रखेंगे तो हमारा जो MRS आएगा वो 5:1 आएगा। इसे हम एक रेखाचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं एक इंडिफरेंस कर्व है जो कई संयोग ACEG है। जब A से
सी संयुग पर जाता है तो वाई वस्तु की ए बी मात्रा त्याग कर रहा है और बी सी वस्तु यानी सी एक्स पा रहा है। बी सी मात्रा जो है प्राप्त करने के लिए ए बी त्याग रहा है, लेकिन जैसे ही अब ई संयोग को पाना चाहता है तो वह सी डी मात्रा त्याग कर डी मात्रा पाता है। जब जी संयोग पे जाना चाहता है तो वह ई एफ मात्रा त्याग कर वह एफ जी मात्रा प्राप्त करता है। इस प्रकार जो एक्स वस्तु की समान मात्राएं बी सी डी एफ जी बढ़ रहा है, लेकिन वाई वस्तु की कमी की गई मात्राएं ए बी सी डी व एफ समान नहीं है, जो हम रेखाचित्र से भी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एम आर एस है सी बिंदु पर ए बी बटे बी सी और ई बिंदु पर सी डी बटे डी और जी बिंदु पर एम आर एस एफ बटे एफ जी, इस प्रकार संबंध स्थापित होगा इसमें जो निम्न है। ए बी बटे बी सी इज ग्रेटर देन सी डी बटे डी और सी डी बटे डी इज ग्रेटर देन एफ बटे एफ जी। जो एम आर एस देख रहे हैं घटती हुई प्रवृत्ति को शो कर रहा है। इस इंडिफरेंस कर्व से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार हमने घटती सीमा प्रतिस्थापन दर के नियम को पढ़ा, जो एक तालिका के माध्यम से समझा। उसके बाद हमने एक रेखा चित्र भी बनाया। इस रेखा चित्र में हमने बताया किस प्रकार से एक्स वस्तु की समान मात्राएं पाने के लिए वाई वस्तु की विभिन्न मात्राएं वह घटा रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।